व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो, वर्ल्ड इज बेस्ट एसिन गॉट रीइंकार्नेटेड टू एन अनदर वर्ल्ड के सेकंड एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। 10,000 होने वाले हैं और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारे एसासिन के साथ हमारे गॉडेस का एक कॉन्वर्सेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडेस अहम हमारे एसासिन को कहता है कि क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। तो हमारा जो एसासिन है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे जो इमोशंस है वो वापस आ रहे हैं। तो वो गॉडेस कहता है कि इमोशंस। तो हमारा एसासिन कहता है कि पिछली ज़िंदगी में मैंने सब लोगों का बात माना, लोगों ने जैसा बोला मैंने वैसा ही एक्ट किया, लेकिन एंड में मेरे को बिट्रेल सहना पड़ा, मेरे साथ बेईमानी हुआ। लेकिन मैं इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहता, मैं अपने इमोशन के साथ जीना चाहता हूँ। तो जो गॉडेस है वो कहती है कि ठीक है, तुम कैसे भी जियो, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरा काम कर रहे हो। और उसके बाद वो गॉडेस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे वो जो लाइफस्टाइल है वो चलता है, वो दुनिया चलता है, वो सॉर्सरी और स्वार्ट का वर्ल्ड चलता है, वो सब कुछ वो उसे समझा देती है। न्यू वर्ल्ड का पूरा नॉलेज हमारा एसासिन लेने के बाद कहता है कि ये जो हीरो है ये तो डिसेंट हीरो लगता है, तो हमें इन लोगों को मारना क्यों चाहिए। तो जो गॉडेस है वो कहती है कि तुम्हारे पैदा होने के 16 साल के बाद ये जो हीरो है वो डीमन लॉर्ड को हराएगा। तो वो कहता है कि ये तो अच्छा ही हुआ ना, डीमन लॉर्ड को हराएगा, पूरी दुनिया को बचाएगा। तो उसके बाद गॉडेस अहम कहती है कि नहीं, उसके 2 साल बाद वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा और करके पूरे दुनिया में कैवास ले आएगा, लेकिन उन 2 सालों में ही तुम्हें उसे हराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो जो हमारा एसासिन है वो कहता है कि ठीक है, मैं मार पाऊंगा, लेकिन उसका जो पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जो हीरो है इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है एक नॉर्मल ह्यूमन से। तो उसके बाद गॉडेस अहम कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आया है, एक नॉन स्टैंडर्ड मॉन्स्टर को मुझे मारना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड एबिलिटी से। तो उसके बाद वो गॉडेस अहम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ह्यूमन के अंदर जितना पावर हो सकता है उसका हाईएस्ट कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी मुझे देना पड़ेगा, तो ही शायद मैं उसे मार पाऊंगा। तो उसके बाद गॉडेस अहम हमारे एसासिन को एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पर लोग अपने स्किल्स और मैजिकल एट्रीब्यूट को चूज़ करते हैं। तो गॉडेस अहम कहता है कि यहाँ पर जो है हम साधारण लोगों को क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक मैजिक एट्रीब्यूट और स्किल दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें 5 स्किल के 5 स्किल ही दे दूंगा और तुम अपने मैजिक एट्रीब्यूट को खुद ही चूज़ कर पाओगे कि तुम कितना ज़्यादा मैजिक एट्रीब्यूट चूज़ करना चाहते हो। तो हमारा हीरो तो डिसाइड कर लेता है कि वो बेस्ट मैजिकल एट्रीब्यूट्स एंड जो एबिलिटीज है वो चूज़ करेगा एसासिन को, जो जिसमें असिस्टेंट होता है वैसा पावर। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, और उसके बाद गॉडेस अहम को कुछ क्वेश्चन करता है, और उसके बाद आखिर में हमारा एसासिन ये क्वेश्चन करता है कि तुमने कहा कि मुझे पैदा होने के 18 साल के अंदर उस हीरो को मारना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उससे पहले हीरो को मार दूँ तो क्या चलेगा। तो वो जो गॉडेस है वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम्हें उसे डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ही हराना पड़ेगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड को सिर्फ हीरो ही हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। उसके बाद तुम्हें मारना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे हाथ में 2 साल रहेंगे डीमन लॉर्ड को मारने के बाद। और उसके बाद जो हमारा एसासिन है वो कहता है कि अगर मैं हीरो को ना मार के अगर मैं दुनिया को बचा सकता हूँ तो क्या वो चलेगा। क्या तुम हीरो को मारना चाहते हो या फिर अपने दुनिया को बचाना चाहते हो। तो गॉडेस अहम कहता है कि मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ। अगर तुम हीरो को ना मार के दुनिया को बचा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, कि अगर तुम कर सकते हो तो, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें हीरो को मारना पड़ेगा। तो हमारा एसासिन कहता है कि ठीक है, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके बाद गॉडेस अहम वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एसासिन अकेले रह जाता है और कहता है कि यहाँ पर टोटल 1,23,851 स्किल्स है अलग अलग टाइप के। हर एक स्किल जो है वो एक एक रैंक में डिवाइडेड है, लाइक एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक एंड डी रैंक। तो हमारे एसासिन को चूज़ करना पड़ेगा एक एक रैंक से एक एक करके जो है स्किल्स। लेकिन उसके बाद जो हमारा एसासिन है वो हम लोगों को कहता है कि जो हीरो है उसके पास 30 अलग अलग स्किल है, लेकिन उस 30 स्किल में जो 5 स्किल है वो 5 के 5 ही एस रैंक के स्किल है, मतलब वो जो हीरो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और बाकी के जो 25 स्किल है हीरो के वो ए रैंक के स्किल है। हीरो के पास बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक के कोई स्किल्स ही नहीं है, सारे के सारे हायर लेवल के स्किल्स है। तो हमारा जो हीरो है वो कहता है कि तो मुझे ए, बी, सी और डी रैंक के स्किल को भी यूज़ करना पड़ेगा और एक एक
रैंक से मैं बस एक एक करके स्किल यूज़ कर पाऊंगा और उससे ही मुझे हीरो को हराना पड़ेगा। तो मुझे सबसे खतरनाक वाले स्किल्स चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा हीरो इस रैंक के स्किल के लिए चूज़ करता है रैपिड रिकवरी। इसका नाम में जैसा है काम में भी वैसे ही है। अगर उसको कोई भी डैमेज होता है या फिर मोना ख़त्म हो जाता है, जो मैजिकल पावर होता है वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है और ये एक बहुत ही रेयर पावर है। 100 मिलियन लोगों में से एक बंदे के पास ऐसा पावर होता है। तो इस रैंक के लिए वो चूज़ करता है रैपिड रिकवरी। और सेकेंड मतलब ए रैंक के स्किल के लिए वो चूज़ करता है स्पेल वेवर। मतलब ये एक क्रिएटिंग स्पेल है। इससे तुम अलग अलग टाइप के जितने सारे चाहो उतने सारे स्पेल बना सकते हो, एक स्पेल क्रिएटिंग स्पेल। और बी रैंक के स्किल के लिए वो चूज़ करता है लिमिटलेस ग्रोथ। वो सोचता है कि रैपिड रिकवरी और लिमिटलेस ग्रोथ को अगर मैं एक साथ कर दूं तो मेरे को तो कोई डैमेज ही नहीं कर पाएगा। और सी रैंक के लिए वो चूज़ करता है मार्शल आर्ट और वो कहता है कि एक एसासिन को अपने हाथ पैर जो है वो खतरनाक तरीके से चलाना चाहिए। अगर मार्शल आर्ट एक स्किल हुआ तो मेरे को तो मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद हमारा एसासिन जब डी रैंक का स्किल चूज़ कर रहा था उसे एक ऐसा स्किल मिला। वो कहता है कि क्या गॉडेस अंधी हो गई है क्या, इसे डी रैंक के स्किल में क्यों रखा है। और वो उस स्किल को ले लेता है, लेकिन हम लोगों को दिखाता नहीं कि वो कौन सा स्किल है। लगता है हमारे हीरो को कोयला के खदान में उसे हीरा मिल गया है। और उसके बाद ही जो उसका स्किल काउंटिंग है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है मैजिकल एट्रीब्यूट। वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर 4 तरह के मैजिकल एट्रीब्यूट्स है, अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड। तो वो तो चारों के चारों ले ही लेता है। वहाँ पर एक्स्ट्रा 2 और भी एट्रीब्यूट्स है, एक है लाइट मैजिक और डार्क मैजिक। वो 6 के 6 एट्रीब्यूट ही चूज़ कर लेता है और कहता है कि अगर मैंने 6 एट्रीब्यूट को चूज़ किया तो वो उसका जो पावर है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन उसके पास है रैपिड रिकवरी स्पेल और लिमिटलेस ग्रोथ। तो उन सारे के सारे स्किल को मिला के वो अपना जो मैजिकल एट्रीब्यूट है उसको डबल कर लेगा, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरीके से पैदा होता है एक न्यू ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर। सारे के सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल चूज़ करने के बाद गॉडेस एहेम के साथ एक और कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। तो गॉडेस एहेम कहती है कि मैं तुम्हें एक नोबेल तुहादा दे नाम के एक नोबेल हाउस पे तुम्हें पैदा करूँगा, रीइंकार्नेट करूँगा और वहाँ पर पैदा होने के बाद 18 साल के अंदर तुम्हें उस हीरो को मारना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका जो है रीइंकार्नेशन हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि हमारा हीरो एज ए बेबी पैदा होता है और वहाँ पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसका नाम रखता है लूक। तो उसके बाद लूक का जो मदर होती है वो कहती है कि क्या तुम इसे ही तोदा फैमिली के वो एसासिन बनाओगे। तो उसका जो डैड है वो कहता है कि तुहादा फैमिली के एसासिन ही मैं उसको बनाऊंगा। तो उसका जो मदर है वो कहती है कि नहीं, मैं इसको रूफ की तरह नहीं खो सकती। तो उसके बाद जो उसका फादर है वो कहता है कि मैं इसको मरने नहीं दूंगी, मैं इसको खोने नहीं दूंगी। और उसका जो एल्डर ब्रदर है, मतलब लूक का जो एल्डर ब्रदर है उसका नाम है रूफ। और हमारा जो हीरो लूक है वो है सेकेंड चाइल्ड। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जो उसका एल्डर ब्रदर लूफ है वही शायद वो हीरो है और आखिर में शायद उसके ब्रदर को ही उसे मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा मुझे लगता है। मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो का रीइंकार्नेशन हुआ है, 7 साल हो चुका है, लेकिन हमारा हीरो जो है लूक वो अभी भी कोई भी तरह का मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, किसी भी तरह का मैजिक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी मेंटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। बिना किसी टीचर के वो मैजिक को यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि वो शिकार कर रहा है, मतलब जो हंटिंग कर रहा है और हंटिंग करके वो एक रैबिट को पकड़ता है और घर में आने के बाद उसने प्रेशर कुकर जैसे चीज़ को भी वहाँ पर इन्वेंट किया है, वहाँ पर एक स्टू बनाता है और उसका जो कुकिंग स्किल है वो देख के उसका जो मदर है वो भी चौंक जाती है और उसका फादर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होता है। तो उसके अगले ही सीन में तुहाता दे फैमिली का डार्कनेस भी दिखाता है। उसका फैमिली जितना ज़्यादा लाइट है उतना ज़्यादा डार्क भी है क्योंकि वो एक नोबेल एसासिन फैमिली है और वो किंगडम को प्रोवाइड करता है एड से एसासिन करके। लाइफ और डेथ सारा का सारा उसके ही हाथ में है और उसके फैमिली के हाथ में है। लेकिन उसके बाद दिखाता है कि उसका जो डैड है वो लूक का जो बॉडी चेकअप करता है, मेडिकल चेकअप करता है और करने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, अभी टाइम आ गया है कि हमारा तुहादा दे फैमिली का जो स्पेशल मिस्टिक आइज़ है वो पास डाउन करने का। और उसके बाद ही उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन करूंगा और वो ऑपरेशन बहुत ही स्मूथली होगा, तुम अपने डैड के ऊपर भरोसा रखो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपने डैड पर भरोसा करता हूँ। तो उसके बाद इन नोबेल तुहादा दे फैमिली के मिस्टिक आइज़ के बारे में डिटेल में समझाया जाता है, लेकिन मैं आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने नारुतो तो देखा ही होगा, नारुतो में जो ब्याकुगान होता है और जो शारिंगान होता है दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर जो मिस्टिक आइज़ है वो। क्योंकि शारिंगान से हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, हम लोग नहीं उचियास बहुत दूर तक देख सकते हैं, यहाँ पर उन लोगों का जो मिस्टिक आइज़ है वो बहुत दूर तक देख सकते हैं और सामने वाले जो आदमी होता है उसके मोना और मोना चैनल को भी देख सकता है, लाइक ब्याकुगान।
तो इन दोनों का मिक्सचर है ये जो मिस्टिक आइज़ है। और उसके बाद हमारा लूक का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद वो सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है और उसके आंखों में बैंडेज लगा होता है। तो उसके बाद उसका डैड कहता है कि अभी तुम्हारे आंखों से पट्टियाँ खोलने का टाइम हो चुका है। ऑपरेशन के बहुत दिन के बाद का सीन है। और उसके बाद लूक को एक अपर स्टोर पे ले जाता है और वहाँ पर जाके उसका जो पट्टियाँ खोल देता है उसका डैड। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है और उसका जो मिस्टिक आई है वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। वो बहुत दूर तक सारे के सारे चीज़ों को देख सकता है। इवन सामने जो उसका डैड खड़ा हुआ है उसके डैड का मोना और मोना चैनल को भी वो अपने आंखों से देख सकता है। और वो कहता है कि एक एसेसिन के लिए इससे ज़्यादा गिफ्ट और क्या होगा, इससे अच्छा गिफ्ट। तो उसका डैड कहता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो कहता है कि क्या? तो उसका डैड कहता है कि तुम जिसके लिए हमेशा रोते थे एक मैजिक टीचर वो आ रहा है। और उसके बाद हमारा जो लूक है वो तो खुशी से नाच रहा है क्योंकि उसका मैजिक टीचर आ रहा है। तो उसका डैड उसे इन्फॉर्म करता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा जो मैजिकल टीचर है वो आ रहा है तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए। लेकिन उसका जो मॉम है वो कहती है कि ठीक है मैं उसका आउटफिट चेंज कराऊंगी। और उसके बाद लूक को ले चला जाता है उसका मॉम और उसे एक लड़की का आउटफिट पहना देता है। कहता है कि इसमें तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। और लूक को लड़की का कपड़ा चेंज करके लड़के का आउटफिट पहनने भी नहीं देता उसका मॉम। और उसके बाद उसका जो मैजिकल टीचर है वो आ जाता है और आने के बाद देखते हैं कि वो एक छोटी सी लड़की है। और लूक देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो छोटी सी बच्ची है। तो वो जो है वो उसका नाम है दिया। तो दिया कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ? और उसके बाद ही दिया अपने मैजिकल पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है और वो बहुत ही ताकतवर फायर पावर यूज़ करती है। और ये फायर अटैक देखने के बाद हमारा जो हीरो लूक है वो कहता है कि नहीं इसमें मैजिकल पावर तो है, ये मुझे सिखा पाएगी। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।